नमस्कार आदाब। आप देख रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम का खास प्रोग्राम खबरी लाल। मैं हूं सुल्तान समद भूतपूर्व IAS। आज मैं फिर खबरी लाल में आपकी सेवा में हाजिर हूं। अब देखिए और सुनिए देश दुनिया की बड़ी खबरें, खास खबरें, अहम खबरें खबरी लाल से। आज खबरी लाल में अहम खबरों के साथ रतन नवल टाटा के बारे में तफसील से गुफ्तगू की जाएगी। अब सबसे पहले प्रमुख समाचारों की अहम सुर्खियां। विश्व विख्यात उद्योगपति पद्म विभूषण रतन नवल टाटा को कल दिनांक 10/10/2024 को मुंबई में किया गया सुपुर्दे खाक। इस अवसर पर देश विदेश की हजारों दिग्गज हस्तियां रही मौजूद। 86 वर्षीय रतन टाटा ने लंबी बीमारी के बाद बुधवार रात्रि 11 बजे मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में दुनिया को कह दिया था अलविदा। महाराष्ट्र सरकार ने रतन टाटा को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से नवाजने का प्रस्ताव किया पास तथा प्रस्ताव को भेजा केंद्र सरकार को। वास्तव में आज की तारीख में भारत रत्न पाने का हकदार है कोई नाम तो वह है रतन नवल टाटा। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला को चुना गया विधायक दल का नेता। उमर होंगे जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में हुए विधानसभा चुनाव में कुल 42 सीटें जीतकर नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। कांग्रेस को हरियाणा व जम्मू कश्मीर में हुआ था भारी नुकसान। कांग्रेस को हरियाणा में मात्र 37 सीटों पर तथा जम्मू कश्मीर में मात्र 6 सीटों पर करना पड़ा था संतोष। इसी तरह हरियाणा में विधानसभा की कुल 90 सीटों में से बीजेपी ने 48 सीट जीतकर लगातार तीसरी बार सरकार बनाने में रही थी सफल। वर्ष 2013 का चर्चित DSP जियाउल हक की हत्या के सभी आरोपियों को न्यायालय ने सुनाई उम्र कैद की सजा। गौरतलब है कि 2 मार्च 2013 को जनपद प्रतापगढ़ के बलीपुर नामक गांव में तत्कालीन सीओ कुंडा श्री जियाउल हक की रात्रि में कतिपय लोगों ने हत्या कर दिया था। इसी हत्या से संबंधित 10 अपराधियों को कोर्ट ने सुनाया है आजीवन कारावास की सजा। दिल्ली में विधानसभा चुनाव अकेली लड़ेगी आम आदमी पार्टी, नहीं करेगी किसी दल से गठबंधन। कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि दिल्ली में आपका अस्तित्व खतरे में है। पीएम मोदी ने कांग्रेस को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा कांग्रेस सदैव हिंदू समाज को बांटने के लिए उसमें लगाए रखना चाहती है आग, क्योंकि कांग्रेस जानती है कि हिंदू समाज जितना बटेगा उतना होगा उसको लाभ। लोन लेकर मकान बनाने व वाहन खरीदने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी घोषित मौद्रिक नीति में रेपो रेट को विगत वर्षों की बात 6.5% पर ही रखा है यथावत। इससे बैंकर्स नहीं बढ़ा सकेंगे लोन पर ब्याज दर। गौरतलब है कि रेपो रेट उस रेट को कहते हैं जिस रेट पर यानी जिस दर पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को देती है ऋण। अगर रेपो रेट बढ़ता है तो बैंक ऋणों की ब्याज दरों में करते हैं वृद्धि और ऋण लेने वालों पर बढ़ता है कर्ज का बोझ। पवित्रता, परंपरा और पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने सिर्फ हिंदू दुकानदारों से ही सामान क्रय करने का दिया है निर्देश। अखाड़ा परिषद ने देश भर के महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर व संतों से अनुरोध किया है कि सभी लोग सिर्फ सनातन धर्मी दुकानदारों से ही क्रय करें सामग्री, और ऐसा करने के लिए सभी भक्तों को निर्गत करने का दिया है निर्देश। लाख सरकारी प्रयास के बावजूद भी यमुना नदी का प्रदूषण वर्तमान में पहुंच चुका है अपने उच्चतम स्तर पर। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर 2024 में यमुना नदी का प्रदूषण अपने उच्चतम स्तर तक पहुंच चुका है। इसमें सबसे अहम भूमिका दिल्ली राज्य की है। दिल्ली में ही यमुना नदी सबसे ज्यादा प्रदूषित है। इसका प्रमुख कारण दिल्ली की सीवर लाइन व नाले, औद्योगिक अपशिष्ट आदि भारी मात्रा में दिल्ली में यमुना नदी में बहाए जाते हैं प्रतिदिन। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने विश्व स्तर पर लगातार खराब होते माहौल को देखते हुए वायुसेना को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए किया है आगाह। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर हमसफर नीति की किया शुरुआत। इस योजना के तहत राजमार्गों पर स्वच्छ शौचालय, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, शिशु देखभाल कक्ष, व्हील चेयर व ठहरने की सुविधा, पार्किंग स्थल किए जाएंगे विकसित।
किसी भी मजहब, धर्म, संप्रदाय के देवी देवताओं, महापुरुषों पर अमर्यादित टिप्पणी करने वालों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया सावधान। साथ ही साथ यह भी कहा कि विरोध के नाम पर अराजकता फैलाने वालों को भी चुकानी पड़ेगी इसकी भारी कीमत। कुछ दिन पूर्व गाजियाबाद स्थित दासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब पर की गई अपमानजनक टिप्पणी के समर्थन से उत्पन्न विवाद को लेकर कतिपय संगठनों ने नरसिंहानंद के समर्थन में खोला मोर्चा तथा 13 अक्टूबर को महापंचायत करने का किया ऐलान। गौरतलब है कि यति नरसिंहानंद द्वारा 29 सितंबर को एक कार्यक्रम में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर की गई थी अपमानजनक टिप्पणी। कतिपय जनपदों में यति के विरुद्ध किया गया था FIR दर्ज। अलीगढ़, एटा, मेरठ, आगरा आदि जनपदों में मुस्लिमों ने किया था भारी विरोध। दूध, घी, प्रसाद, दवाइयों के नकली व मिलावटी होने के बाद अब प्रदेश के कई जनपदों में डिब्बा बंद व बोतल बंद पानी विक्रय किए जाने की घटना आई है प्रकाश में। जनपद बागपत में प्रशासन ने किया है इस संबंध में बड़ी कार्रवाई। देश में जनगणना समय से न कराए जाने को लेकर कांग्रेस ने उठाया गंभीर सवाल तथा तत्काल जनगणना कराए जाने की किया मांग। गौरतलब है कि आजाद भारत में सबसे पहले 1951 में कराई गई थी प्रथम जनगणना। प्रत्येक 10 वर्ष बाद कराई जाती रही है जनगणना। उल्लेखनीय है कि 2011 के बाद 2021 में कराई जानी थी जनगणना, लेकिन कोविड के कारण नहीं हो सका था संभव। अब 2026 में जनगणना कराए जाने की जा रही है संभावना व्यक्त। नक्सली घटनाओं को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया बड़ी घोषणा। कहा 2026 तक नक्सलवाद का कर देंगे देश से सफाया। उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पूर्व सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लगभग 36 नक्सलियों की हुई थी मौत तथा भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद किया गया था बरामद। ईरान व इजराइल के बीच तनाव बरकरार। ईरान द्वारा 1 अक्टूबर को इजराइल पर मिसाइलों से किए गए हमले को लेकर इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान ने हमला कर किया है बड़ी गलती। हर हाल में ईरान को चुकानी पड़ेगी इसकी कीमत। हम दुश्मनों से बदला लेने के लिए हैं प्रतिबद्ध। मौका समय तय करेंगे हम। दुश्मनों को लेकर हमने जो नियम बनाए हैं डटे रहेंगे उस पर। जवाब में ईरान के 86 वर्षीय धार्मिक नेता आयतुल्लाह अली खामनेई ने कहा है कि अगर इजराइल ने इस बार दोबारा हमला करने की हिम्मत किया तो पूरी ताकत से दिया जाएगा उसका जवाब। ईरान ने इसी वर्ष अप्रैल माह में बैलिस्टिक व क्रूज मिसाइलों से इजराइल पर किया था हमला। गौरतलब है कि गत जुलाई 2024 को हमास नेता इस्माइल हानिया की तेहरान में की गई थी हत्या, जिसमें इजराइल का माना जा रहा था हाथ। अब खबरीलाल में रतन नवल टाटा पर विशेष चर्चा। दोस्तों, लगभग आधी सदी तक भारतीय उद्योग जगत को प्रभावित करने वाले विश्व विख्यात उद्योगपति 86 वर्षीय रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे। 9 अक्टूबर 2024 की रात्रि लगभग 11 बजे रतन टाटा ने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में लिया था सांस और कह दिया था इस दुनिया को अलविदा, जिसके साथ न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में शोक की लहर दौड़ गई थी। हर वह व्यक्ति जो रतन टाटा का नाम जानता था गमगीन हो गया। जो बहुत करीबी थे उनकी आंखें नम हो गई। वास्तव में रतन टाटा एक असाधारण नेतृत्वकर्ता और घोर परिश्रमी थे। उनके अतुलनीय योगदान ने न सिर्फ टाटा ग्रुप को एक नई बुलंदियों तक पहुंचाया, बल्कि राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को भी एक नया आकार दिया। पूरा देश रतन टाटा के योगदान का सदियों तक आभारी रहेगा। 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में जन्मे रतन टाटा 1991 से 2012 तक टाटा ग्रुप के चेयरपर्सन रहे। इसी अवधि में आपने टाटा ग्रुप को एक असीम ऊंचाइयों तक पहुंचाने में पूर्ण रूप से सफल रहे। इन्हीं की लीडरशिप में विश्व विख्यात चाय कंपनी टेटली, जगुआर, लैंड रोवर जैसे विश्व विख्यात कार कंपनियां और कोरस जैसे दिग्गज ब्रांड का अधिग्रहण किया गया, जिससे टाटा ग्रुप को विश्व पटल पर एक नई पहचान हासिल हुई। इनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप का राजस्व लगभग 40 गुना और शुद्ध लाभ लगभग 50 गुना तक बढ़ गया। रतन टाटा ने ही 1986 में दूर संचार कंपनी टाटा टेली सर्विसेज की किया था स्थापना तथा वर्ष 2004 में विश्व विख्यात IT कंपनी TCS को किया था सार्वजनिक। रतन टाटा ने ही वर्ष 2000 में ब्रिटिश चाय कंपनी टेटली को 43 करोड़ डॉलर में तथा 2007 में एंग्लो डच स्टील मेकर कोरस को 13
अरब डॉलर में खरीद कर पूरे विश्व में भारत का सम्मान बढ़ाया था। उस समय एक भारतीय कंपनी द्वारा किसी भी विदेशी फर्म का यह सबसे बड़ा अधिग्रहण था। इन्हीं की अध्यक्षता में टाटा मोटर्स ने 2008 में फोर्ड मोटर कंपनी से ब्रिटिश लग्जरी कार जगुआर और लैंड रोवर को 2.3 अरब डॉलर में किया था अधिग्रहित। रतन टाटा ने 100 से ज्यादा देशों में कुल 30 कंपनियों को सफलता पूर्वक संचालित कर अपनी प्रशासनिक नेतृत्व क्षमता का अद्भुत परिचय दिया था। उपरोक्त गुणों के साथ साथ रतन टाटा एक महान परोपकारी तथा उदार व्यक्तित्व के धनी थे। गरीबों, अनाथों, निर्धनों, असहायों, पशुओं के साथ उनकी खास सहानुभूति थी। कम आय वाले व्यक्तियों के लिए उन्होंने लखटकिया कार नैनो को लॉन्च किया था ताकि गरीब व्यक्ति भी कार पर बैठ सके। कोविड के समय पीएम फंड केयर में आपने 500 करोड़ रुपए का दान दिया था। उनकी इन्हीं सेवाओं के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण और पद्म भूषण जैसे पुरस्कारों से नवाजा था। लेकिन ये पुरस्कार उनके योगदान और व्यक्तित्व के सापेक्ष बहुत बौने हैं। वास्तव में स्वर्गीय रतन नवल टाटा भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न के असली हकदार हैं। रतन नवल टाटा वास्तव में भारत के असली रतन हैं। आने वाली हजार नस्लें सदियों तक उनकी ऋणी और आभारी रहेंगी। इनके कहे गए अनेकों वाक्य जैसे, मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता, पहले निर्णय लेता हूँ, फिर उस निर्णय को अपनी मेहनत और लगन से सही साबित करता हूँ। अगर आप तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चलें, लेकिन अगर आप दूर तक चलना चाहते हैं तो साथ चलें। जैसे अनेकों उनके द्वारा कहे गए वाक्य हमारी युवाओं व नौजवानों को सदियों तक इंस्पायर करते रहेंगे। रतन टाटा के इस महान योगदान तथा उनके द्वारा की गई देश सेवा को लेकर वसुधैव कुटुंबकम परिवार भारत सरकार से रतन टाटा को भारत रत्न पुरस्कार दिए जाने का मुतालबा करता है। साथ ही साथ महाराष्ट्र सरकार का भी आभार प्रकट करता है कि महाराष्ट्र सरकार ने भारत रत्न पुरस्कार दिए जाने का प्रस्ताव पास कर भारत सरकार को भेजा है। फ्रेंड्स, आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी वसुधैव कुटुंबकम की इस खास पेशकश खाबरीलाल में। तब तक देखते रहिए वसुधैव कुटुंबकम, खाबरीलाल, सुल्तान समद, लखनऊ।